नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नंबर तिवारी। और आज हम हमारी स्पेशल सीरीज़ जो कि स्पेशलिस्ट सीरीज़ हमने नाम दिया है, इसका पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन आप सभी को पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन से देखने को मिले थे 2023 में, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि 2024-25 वाले रिक्रूटमेंट में भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी से और न्यू लेबर कोड से देखने को मिलेंगे। तो ये क्रूशल सब्जेक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम 15 क्वेश्चन को भी लेके चलें तो ये अराउंड आपके कट ऑफ का 20% बनता है, यानी कि आप कट ऑफ का 20% केवल और केवल इन 15 क्वेश्चन से ले सकते हैं। यदि 4-5 क्वेश्चन और ज़्यादा आ जाते हैं तो ये आपके लिए बोनसेस होंगे। ठीक है, मतलब आप इस सब्जेक्ट से ही बहुत आगे निकल सकते हैं। तो थ्योरी मैंने 38 वीडियोज़ में ऑलरेडी बहुत अच्छे से सभी बच्चों को कवर करा दी है। आप सभी ने उस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा लाइक करा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का। अब हम ईपीएफ एक्ट के लिए स्पेशलिस्ट सीरीज़ को लेकर आए हैं, और इस स्पेशलिस्ट सीरीज़ में हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको एक्ट वाइज एमसीक्यूज़ कराएंगे। हर एक एक्ट के 50 एमसीक्यूज़ कराएंगे। ईपीएफ एक्ट 1952 के हम 50 क्वेश्चन करने की राह पर हैं। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास में हम अगले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। कोशिश ये होगी कि 15 से 20 मिनट में 10 क्वेश्चन फटाफट तरीके से आपको विथ एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, डेली लाइव ही आपको क्लास मिलेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास नंबर 2 है आपकी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी 50 एमसीक्यूज़ ईपीएफओ एक्ट 1952 के लिए, ठीक है, 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। थ्योरी तो आपको पता है, यहाँ पर सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो हमारे माध्यम से कवर कराए जाने की कोशिश करी जा रही है। आपको सभी बच्चों का बहुत बढ़ चढ़कर मुझे हेल्प मिलेगी, आपका जो सपोर्ट मिलेगा, हम इस सीरीज़ को और अच्छे तरीके से आगे लेके जाते रहेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारा जो 399 वाला PDF कोर्स है, इस कोर्स में हमने 2025 के अपडेटेड मॉड्यूल्स ऐड करे हैं जो कि MCQs मॉड्यूल हैं। इसमें ऑडिट को, इंडस्ट्रियल रिलेशन को और अकाउंटिंग को हमने ऐड कर दिया है, और ऑडिट के लिए 500 क्वेश्चन हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए भी 500 क्वेश्चन होंगे। बहरहाल अभी इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन है, ठीक है, और अकाउंटिंग में 500 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये अकाउंटिंग के और ऑडिट के 500 क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी 100 क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं, और विद इन अभी के 500 क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इस पर काम चल रहा है। साथ ही एक चीज़ बता दूं कि अभी पैकेज की प्राइस 399 है, लेकिन इस प्राइस को जैसे ही आपके 6 मॉड्यूल्स अपडेट होंगे 599 कर दिया जाएगा। तो उससे पहले, जब तक ये 6 अपलोड हो रहे हैं, उससे पहले आप इसको परचेज़ कर लें। चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की क्लास के बारे में। तो आज पार्ट नंबर 2 है आपका, और हम 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन हमारे अगले देखने वाले हैं ईपीएफ एक्ट पर। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा जो ओवरऑल, वो है द टर्म एम्प्लॉयर इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ पीएफ एक्ट। बोला गया है कि ईपीएफ एक्ट के, देखो ईपीएफ बोला जाए या पीएफ एक्ट बोला जाए, बात एक ही है। तो ईपीएफ एक्ट के या पीएफ एक्ट के किस सेक्शन में एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता को बताया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इंग्लिश में, लेकिन हिंदी वालों को समस्या नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन जो सेक्शंस के हैं और हिंदी में मैं बताता ही चलूँगा आपको, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट को भी समस्या खास होने नहीं दूंगा मैं। तो एम्प्लॉयर शब्द को, नियोक्ता शब्द को किस एक्ट में, एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है? 2E में, 2G में, 2F में या फिर 2M में, कहाँ पर बताया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या करेक्ट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि सेक्शन नंबर 2E में इसे डिफाइन करा गया है। सेक्शन नंबर 2E में जो है इसे डिफाइन करा गया है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कैन एन एजेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री बी टर्म एज एन एम्प्लॉयर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या एक एजेंट को, जो कि फैक्ट्री के मालिक का एजेंट है, उसे कंपनी के एम्प्लॉयर के तौर पर माना जाएगा? इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि जो कंपनी के मालिक का एजेंट होगा उसे कंपनी का नियोक्ता माना जा सकता है, लोगों के लिए नियोक्ता माना जा सकता है, यस या नो? क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल माना जाएगा। अब ध्यान से समझ लो, ईपीएफ एक्ट ने क्या बोला है। कई बार क्या होती थी, पहले जो एजेंट होते हैं माने कि थर्ड पार्टीज़,
तो जब थर्ड पार्टीज़ के द्वारा लोगों को काम पे लगाया जाता था तो वहाँ पर पीएफ का क्लॉज नहीं था। इस वजह से जो कंपनियाँ होती थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना करके थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्रूटमेंट करते थे। अब जब वो थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्रूटमेंट करते थे तो वो पीएफ का बेनिफिट नहीं देते थे और पीएफ का पैसा बचा लेते थे। तो इससे एक तरह से क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का शोषण हो रहा था। तो सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया और एक बहुत बढ़िया क्लॉज निकाला। और ये इस क्लॉज के तहत अब क्या किया गया है कि अब चाहे थर्ड पार्टी हो, याद रखना है, अब चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे एजेंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, चाहे ऑनर हो एम्प्लॉय के, इन सभी ने जिन भी व्यक्तियों को लगाए उन व्यक्तियों के लिए आप एक एम्प्लॉयर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? आप एक एम्प्लॉयर माने जाएंगे, यानी कि नियोक्ता माने जाएंगे। अब जब आप एक एम्प्लॉयर माने जाएंगे, जब आप एक नियोक्ता माने जाएंगे, तो अब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से लोगों को काम पर लगाएं, उन लोगों के लिए पीएफ का बेनिफिट मिलना कंपलसरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। तो यहाँ से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बच जाएगा। ठीक है, आई गेस सभी बच्चों के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। द टर्म एम्प्लॉय इज डिफाइंड इन द सेक्शन ब्लैंक ऑफ पीएफ एक्ट 1952। अभी हमने क्या देखा? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर का डेफिनेशन देखी। अब ये बोला गया है कि भाई एम्प्लॉय को, यानी कि जो कर्मचारी शब्द हैं, एम्प्लॉय शब्द है, इसे पीएफ एक्ट 1952 के किस सेक्शन में डिफाइन करा गया है? ऑप्शन ए है 2AB, ऑप्शन बी है 2G, ऑप्शन सी है 2F और ऑप्शन नंबर डी है 2D। तो किस सेक्शन में यहाँ पर डिफाइन करा गया है एम्प्लॉय वर्ड को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2F में एम्प्लॉय को डिफाइन करा गया है। किसको डिफाइन कराया गया है? एम्प्लॉय को। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते चले सभी लोग। ठीक है, और लाइव वीडियोस में गुग्गू जैसे नहीं बैठे रहना है। लाइव चैट सेक्शन जो चल रहा है वहाँ पर जाओ और आंसर्स को कमेंट करो। यदि आप आंसर्स कमेंट नहीं कर रहे हो मतलब आप सीरियस नहीं हो, सीरियस नहीं हो तो बिल्कुल भी पढ़ने का मतलब नहीं है। तो सभी बच्चों से मैं बोलूँगा कि यार बिल्कुल सीरियसली पढ़ो, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पर्सन एम्प्लॉयड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ये ट्रू है या फॉल्स है? अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर मैं आपको 2 क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ। यदि आपने अटेंटिवली समझा है उस चीज़ को तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत की वर्ड बोलूँगा, मैं बहुत की चीज़ें आपको समझाऊँगा। स्टिल यदि आप नहीं समझ पाओ, स्टिल यदि आप परफॉर्म नहीं कर पाओ तो फिर यार आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल ये गलत है, ए होगा। ठीक है, ए होगा। आप कॉन्ट्रैक्टर से लगें, आप एक एजेंट से लगें, आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से लगें, ठीक है, आपको एक एम्प्लॉय के तौर पर ही कंसीडर किया जाएगा। तो ट्रू होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ना कि बी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अ पर्सन इंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एम्प्लॉय। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, इसे ज़रा हिंदी में भी हम समझ लेते हैं कि यदि एक पर्सन है जिसे इंगेज करा गया है अप्रेंटिस के तौर पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत, तो उसे एक एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है या ये एक फॉल्स है? एक बार फिर से समझ लो कि कोई भी अप्रेंटिस है जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत एक अप्रेंटिस के तौर पर लगाया गया है, उसे एम्प्लॉय माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सिंपल सी बात ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ट्रू है। बिल्कुल याद रखो, इतना बिल्कुल चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बेसिकली याद रखो कि ये जो टर्म है ना अप्रेंटिस, एक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक एम्प्लॉय नहीं होता है, ये एक एम्प्लॉय नहीं होता है। अप्रेंटिस एक ट्रेनी होता है, उसको एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं लाया जाता। तो सर इससे क्या हो जाएगा? ये ऐसा डिफाइन करने की क्या ज़रूरत थी इस एक्ट में? ये है कि यदि एक जो एम्प्लॉय डिफाइन करा गया है उसे ही पीएफ के बेनिफिट मिलेंगे, उसे ही ईएसआईसी के बेनिफिट मिलेंगे, उसे ही पेंशन के बेनिफिट मिलेंगे। अब चूँकि अप्रेंटिस एम्प्लॉय नहीं है इसीलिए इसे ये बेनिफिट्स भी कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं है।
समझ आया? मतलब कल को एक अप्रेंटिस जाकर ये नहीं बोल सकता, ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ के बेनिफिट नहीं दिए। यदि वो क्लेम करता है, कोर्ट्स में भी जाता है, तो कंपनी बोलेगी कि साहब पीएफ एक्ट के हिसाब से अप्रेंटिस एक एम्प्लॉय नहीं है, चूँकि ये एक एम्प्लॉय नहीं है इसीलिए हम इन्हें पीएफ के बेनिफिट्स या ईएसआईसी के बेनिफिट या पेंशन के बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो 399 वाला पैकेज है इसमें हम 2025 के लिए अपडेटेड 6 नए मॉड्यूल्स मिनिमम जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये कोर सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा आपको कॉर्डेंट के भी मॉड्यूल्स अलग से जोड़ने वाले हैं 2025 एडिशन में। जैसे ये मॉड्यूल जुड़ जाएंगे तो ये 399 वाली प्राइस को हम बढ़ाकर 599 करने वाले हैं, जो कि मई के एंड तक हो जाएगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्राइस में यानी कि 399 वाली प्राइस में ही इसे आप परचेज़ कर लें, ताकि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ना देना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टर्म exempted employee is defined under the section blank of PF Act 1952। मैंने क्या बोला है, सारे के सारे सेक्शंस रटवा दूंगा मैं यहाँ पर, सारे के सारे सेक्शन जो है मैं आपको रटवा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो जो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय है ये किस सेक्शन में डिफाइन करा गया है? PF एक्ट के सेक्शन 2G में, सेक्शन 2H में, सेक्शन 2FF में या फिर सेक्शन 2CC में। एक बार फिर से, सेक्शन 2G में, सेक्शन 2H में, सेक्शन 2FF में या फिर सेक्शन 2CC में। किस में डिफाइन करे गए हैं एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय वाली टर्म को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2FF। अब एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय क्या होता है ज़रा ध्यान से समझो। एग्जेम्प्टेड या एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि जिसे उस चीज़ से छूट दी गई हो। जैसे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिला है, इसका मतलब ये है कि आपको टैक्स नहीं भरना है। वैसे ही एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होगा जो पीएफ की कैटेगरी से बाहर होगा, जो या तो खुद या कंपनी जिसको पीएफ नहीं दे तो भी चलेगा। तो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय का मतलब ये है कि जो पीएफ की फैसिलिटीज़ से बाहर है, सिंपल तौर पर हम बोलेंगे ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एन एम्प्लॉय इज सेड टू बी एग्जेम्प्टेड इफ द एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड अंडर द सेक्शन। क्या बोला गया कि एक एम्प्लॉय को एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय बोला जाएगा यदि उसे एग्जेम्पशन जो है, ये जो छूट दी गई है, वो किस सेक्शन के तहत दी गई है? सेक्शन 26, सेक्शन 17, सेक्शन 14 या फिर सेक्शन 20। अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला है। ठीक है, इस कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर कर दूंगा तो परेशान नहीं होना। ठीक है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा इस सारे के सारे कन्फ्यूज़न को। फिलहाल के लिए समझो। देखो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन नंबर 17। अब सब लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर आपने बताया सेक्शन 2FF और यहाँ पर आपने बताया सेक्शन 17। तो ध्यान रखना, सेक्शन 2FF में एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 17 की से एग्जेम्पशन दिया जाता है। ठीक है, अब सभी बच्चों को डाउट क्लियर हो गया होगा, तो एक बार फिर से समझा देता हूं कि जो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय की डेफिनेशन है ये सेक्शन 2FF में दी गई है। मतलब इस एक्ट के सेक्शन नंबर 2FF में एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी है, लेकिन जो एग्जाम्पशन दिया जाता है ये सेक्शन 17 के तहत दिया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक डेफिनेशन है और दूसरा बेनिफिट है। डेफिनेशन 2FF में है, बेनिफिट 17 के सेक्शन से दिया जाता है। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसके अलावा सही बच्चों से बोलूँगा कि नॉलेज स्काई की ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। साथ ही हमारे 38 लेक्चर्स हैं जिसमें हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी को बहुत डिटेल में कवर करा है और ये कम्प्लीटली फ्री है, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो फटाफट से जाओ और एक्सेस कर लो। हमारा जो वीडियो कोर्स है ये पूरी तरह से फ्री है।
यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के लिए हम कंप्लीट फ्री वीडियो कोर्स रन कर रहे हैं। सिर्फ पीडीएफ कोर्स हमारा पेड है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, जिसे हर एक बच्चा जो है एक्सेस कर सकता है। ओके, मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ ईपीएफ एक्ट 1952। अभी तक हम एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय की बात कर रहे थे, अब हम एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से एस्टेब्लिशमेंट हैं जिन्हें ईपीएफ एक्ट में छूट मिली है? सारी कौन से नहीं, किस सेक्शन के तहत कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी जो है वो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन या एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में आ जाएगी? एग्जेम्प्टेड का मतलब ये है कि देखो, ये तो कंपलसरी है कि लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ईपीएफ का बेनिफिट में रजिस्टर्ड कराना होता है और फर्दर उस बेनिफिट को अपने एम्प्लॉयज़ को देना होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट को, कुछ कंपनीज़ को छूट रहती है कि भाई वो ईपीएफ को ऑप्ट ना करें तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो ये एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ईपीएफ एक्ट है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट देता है और ये सारे बेनिफिट हर एक एम्प्लॉय को मिलने चाहिए। ठीक है, अब यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उस एम्प्लॉय में, उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस एस्टैब्लिशमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इस क्लॉज को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रखा गया है। तो किस सेक्शन के तहत कोई भी एस्टैब्लिशमेंट एक एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है? सेक्शन 2AA, सेक्शन 2EE, सेक्शन 2J या फिर सेक्शन 2FFF, किसके जरिए हो सकता है ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये याद रखना है। तो देखो 2FF में बात करी गई है एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय की, ठीक है, और सेक्शन 2FFF में बात करी गई है एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट की। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखना, 2FF एम्प्लॉय एग्जेम्प्टेड, 2FFF एस्टैब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड। ठीक है, इसी तरह आपको लिंक करके पढ़ना है, कोरिलेट करके पढ़ना है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी क्योंकि कितने सारे सेक्शंस हैं। अभी तो ये पहला ही एक्ट है, इसके बाद आपको अराउंड में 16 से 17 एक्ट ऐसे हैं जिनके सेक्शंस कराने वाला हो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। ठीक है, तो यदि आपने इस सीरीज़ को कर लिया तो आपके सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन 2G ऑफ पीएफ एक्ट डिफाइन। क्या बोला जा रहा है कि जो पीएफ एक्ट है इसका सेक्शन 2G क्या डिफाइन करता है? ठीक है, बात करता है नॉन एग्जम्पशन की, ऑप्शन बी बात करता है एग्जम्पशन की, ऑप्शन सी बात करता है फैक्ट्री की, या फिर ऑप्शन नंबर डी बात करता है एग्जेम्प्टेड जॉब की, बात करता है एग्जेम्प्टेड जॉब की। किस बारे में बात करता है? तो सेक्शन 2G ऑफ पीएफ एक्ट जो है ये डिफाइन करता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैक्ट्री टर्म को। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई फैक्ट्री की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई फैक्ट्री को कहाँ डिफाइन करा गया, फैक्ट्री की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो साहब कहाँ दी गई है? सेक्शन 2G में दी गई है। ठीक है, चलो मूव करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। द टर्म फंड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ब्लैंक ऑफ पीएफ एक्ट 1952। ये जो फंड शब्द है इसे पीएफ एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन करा गया है? ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। द टर्म फंड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ब्लैंक ऑफ पीएफ एक्ट 1952। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2I, ऑप्शन बी 2H, ऑप्शन सी 2K या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो अब बेसिकली आप बताइए कि जो फंड शब्द है वो किस सेक्शन में डिफाइन करा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन नंबर 2H। ठीक है, तो 2G में हमने देखा फैक्ट्री को और 2H में हमने देखा फंड को, दोनों FF से शुरू होते हैं। ठीक है,
तो हमारे आज के यहाँ पर क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। हर एक सेक्शन में, हर एक जो सेशन हो रहा है इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ। क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आपने शुरू करा है सेक्शंस को पढ़ना। यदि मैं एक दिन में 20-25 क्वेश्चंस करा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट करा सकता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन वीडियो को सिर्फ 20 मिनट का रखूँ, सारे सेक्शन विथ एक्सप्लेनेशन आप तक पहुँचा दूँ। जो भी पॉसिबल कोरिलेशन हो, जो भी पॉसिबल ट्रिक्स हो, वो मैं आपको बता दूँ ताकि आप ईजीली इन्हें याद भी रख पाएँ। यकीन मानिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो हमारा तरीका है मैं इसे और इम्पॉर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में इन सब्जेक्ट को परफॉर्म करना आसान बन जाए। तो अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, नॉलेज स्काई को आगे बढ़ाइए, अचीवर्स को आगे बढ़ाइए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय।